हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग प्रो। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन तमाम अफराद के लिए जो इस वक्त अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा या फिर वो लोग जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या वो अफराद जो इस वक्त ऑलरेडी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कि आपने जो कंपनीज़ के अंदर जिस वक्त प्रोक्योरमेंट्स की जाती हैं, चीज़ें ख़रीदी जाती हैं जो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस से हट के कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जो है वो समझने के लिए हम ये वीडियो आज जो है वो देखेंगे और समझेंगे कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है वो हमारा है अंडरस्टैंडिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी काम कर रहे हैं कि जहाँ पे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा हो, और आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो और आपको कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए अपने डिपार्टमेंट के इस्तेमाल के लिए या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो कि नॉर्मल एक्सपेंडिचर से हट के हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको लैपटॉप चाहिए, कोई प्रिंटर चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि नॉर्मल जो आपके एक्सपेंडिचर रूटीन के चल रहे होते हैं, जनरल एक्सपेंडिचर उससे हट के हो, तो फिर आपको प्रॉपर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप जो है वो अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट की जो है वो जॉब सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए उस वक्त भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे नॉर्मली जो फाइनेंस ऑफिसर्स या इससे ऊपर की लेवल की जो पोस्ट्स होती हैं उस पर ये क्वेश्चन लाजमी जो है वो आपसे पूछा जाता है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसलिए आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जो है वो समझना एज एन अकाउंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अब हम इसको समझ लेते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है वो क्या है। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में सबसे पहली तो चीज़ है कि प्रोक्योरमेंट क्या है। तो प्रोक्योरमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है किस चीज़ को, एक सोर्सिंग और एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी कि आपने किसी बाहर के बंदे को आपने हायर करना है, उसकी सर्विसेज हायर करनी है अपनी कंपनी के लिए, या आपने कोई चीज़ें परचेज करनी है अपने ऑफिस के लिए। इन्वेंट्री भी हो सकती है, एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल रूटीन से हट के आप परचेज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर जो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वो होगा प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो आपने खरीदारी करनी है प्रोक्योरमेंट होगी। अब जो प्रोक्योरमेंट होती है वो किस तरीके से की जा सकती है। प्रोक्योरमेंट को जो है वो आप टेंडर के थ्रू कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो टेंडर्स आ रहे होते हैं। इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस जो है वो आपका RFQ जिसको आप कहते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी जो है सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट भी हो सकती है, यानी कि आप मार्केट में कोई ऐसा वेंडर नहीं है अवेलेबल कि एक ही वेंडर अवेलेबल है जिसके पास वो प्रोडक्ट है, या वो अकेला एक वेंडर है जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट के थ्रू आप वो प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारी समझने की चीज़ है वो है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है। A procurement process is a series of steps that an organization identifies and follows in order to obtain goods or services for their goals and objectives। यानी कि जो procurement process है वो पूरा एक सीरीज है एक स्टेप्स की, यानी कि आपने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाना है, और डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने गुड्स या सर्विसेज जो है वो आपने हायर कर लेनी है किसी भी वेंडर से। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो राइट साइड पे आप देखिए, आपको जो है वो स्टेप्स सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। स्टेप्स में क्या है जी कि सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, देन सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स है, परचेज रिक्विजिशन है, कोड कंपैरिजन है, परचेज ऑर्डर है, रिसीव ऑर्डर है, गुड्स रिसीट है, और पेमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है। अब इन तमाम स्टेप्स को जो है हम वन बाय वन आगे डिटेल में जो है वो हम देखते हैं कि इन सब स्टेप के अंदर हम किस प्रोसेस के ऊपर क्या क्या काम करते हैं और हर स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये सबसे बेसिक स्टेप है जहां से हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप एक ऑफिस के अंदर हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी है कि नीड, कि आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये प्रोडक्ट भी हो सकती है, मटेरियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तो मुझे अपने काम करने के लिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए,
या मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करना है अपनी कंपनी के लिए, या इसी तरह अगर मैं स्टोर से रिलेटेड हूँ तो इन्वेंट्री, मैं स्टॉक जो है वो मैनेज कर रहा हूँ और मेरे पास स्टॉक जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर मुझे मज़ीद स्टॉक परचेज करना है। इसी तरह ऑफिस के लिए अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट परचेज करना है, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी परचेज करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर मुझे सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। जब मैं प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो आइडेंटिफाई कर लूँगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फिर मैं लेवल 2 पे चला जाऊँगा। अब जो लेवल 2 है यानी कि स्टेप 2 है, वो कहता है कि एक्सप्लोर एंड सेलेक्ट वेंडर्स। ये क्या चीज़ है जी कि अब आपको पता चल गया फॉर एग्जांपल कि मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है कि मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है अपने ऑफिस के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन कौन से ऐसे वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं एक्सप्लोर कर लूँगा। अगर इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल कि कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करने जा रहा हूँ, मैं एसी लेना चाह रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए कोई एलईडी लेना चाह रहा हूँ, मैं कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाह रहा हूँ, तो उस सूरत में भी फर्नीचर लेना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ लेना चाह रहा हूँ, तो मैं मार्केट में जो पोटेंशियल वेंडर्स हैं उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। क्वालिटी वेंडर्स होंगे उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन कौन से वेंडर्स ऐसे हैं जो मुझे कम्पिटिटिव प्राइस दे सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं और मुझे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस वक्त मैं जो है उन वेंडर्स को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा, तो फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरा क्या है, यहाँ से अब आपका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा परचेज रिक्विजिशन। क्या चीज़ है जी? परचेज रिक्विजिशन। अब परचेज रिक्विजिशन क्या है जी? A purchase requisition form is a formal document that is used when an employee needs to purchase or order something on behalf of their organization। यानी कि परचेज रिक्विजिशन जो है वो एक फॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी रिक्वेस्ट दे रहे हैं, अपना जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर जिसके पास ये पावर है कि वो आपके बिहाफ पे परचेज कर सकता है, उसको आप ये बताएंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, वाटर डिस्पेंसर चाहिए, कुछ भी जो भी आपकी आइडेंटिफाई की है आपने प्रोडक्ट या सर्विस आपने आइडेंटिफाई की है, वो अपने आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट को, नॉर्मली जो कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, आप उसको परचेज रिक्विजिशन जो है वो सबमिट करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, वो आपकी परचेज रिक्विजिशन के ऊपर फर्दर आगे एक्शन करता है। अब ये जो स्टेप है इसमें आपने प्रॉपर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दी और आपने एक सेट प्रोफॉर्मा होता है, सेट फॉर्म होता है, उसके ऊपर अपनी परचेज रिक्विजिशन आपने दे दी रेलेवेंट डिपार्टमेंट को। लेट्स से कि आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को आपने वो परचेज रिक्विजिशन दे दी। अब जब वो परचेज रिक्विजिशन जो है वो आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास चली गई, तो अब काम स्टार्ट हो गया है जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का। आपने अपना स्टेप पूरा कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में आ गया प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अब अगर आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप का बैकग्राउंड अकाउंट से रिलेटेड है तो फिर आप जाहिर सी बात है आप प्रोक्योरमेंट की जॉब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के अंदर भी सारी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब आपके पास जब परचेज रिक्विजिशन आ गई, तो परचेज रिक्विजिशन में सबसे पहला क्या होगा कि जो आपका डिपार्टमेंट है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वो इस चीज़ को चेक करेगा कि आपकी जो नीड है उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि वो कितनी एक्सपेंडिचर जो है उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी बड़ी अमाउंट जो है उसके ऊपर रिक्वायर्ड है। तो अब इस स्टेज के ऊपर ऑप्शंस क्या क्या आ जाएंगे कि आप किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। रिक्वेस्ट सबसे पहला जो आ जाएगा आपका राइट साइड पर, अगर आप देखें ब्लू कलर में आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि इसमें आप ओपन टेंडरिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें आपका काफ़ी बड़ा वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप टेंडर के थ्रू जाएंगे। आप जो है वो न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे आप प्रॉपर उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे और एडवर्टीजमेंट करके आप लोगों को जो है इन्फॉर्म करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि हमें अपने ऑफिस के लिए ये प्रोडक्ट रिक्वायर है। तो जो जो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी जो है वो प्रपोजल सबमिट करें। तो ओपन टेंडरिंग में है कि किसी भी कंपनी को आप इन्वॉल्व कर लेंगे, कोई भी बंदा इस चीज़ के ऊपर आके अपनी बिडिंग कर सकता है। जो सेकंड चीज़ है, सेकंड क्या चीज़ है, रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग है। रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग क्या है कि उसमें आपने अगर वेंडर्स जो है वो आपने पहले से आइडेंटिफाई किए हुए, तो फिर आप क्या करेंगे कि सिर्फ उन जो है वो वेंडर्स को इनवाइट करेंगे टेंडरिंग के लिए कि आप अपनी कोटेशंस सबमिट करें।
तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, टू स्टेज टेंडरिंग। टू स्टेज टेंडरिंग क्या है कि यहाँ पे टेक्निकल जो है वो रिक्वायरमेंट हो प्रपोजल की, कि आपको कोई ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड है जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो लिंक है। तो फिर उसमें टू स्टेज टेंडरिंग क्या होती है कि एक जो स्टेज होती है उसमें प्राइसिंग नहीं बताई जाती, सिर्फ जो है वो स्पेक्ट्स बताए जाते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी चीज़ें बताई जाती है कि हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसकी ये क्वालिटी है, ये इसकी टर्म्स हैं, ये इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, ये चीज़ें हैं। और दूसरे स्टेज के ऊपर फिर प्राइसिंग की जाती है, जिस वक्त आपका जो टेक्निकल चीज़ें अप्रूव अगर हो जाए तो देन दूसरे स्टेज में वेंडर से प्राइसिंग जो है वो कॉल की जाती है। तो टू स्टेज ट्रेंडिंग जो है वो जहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती है, प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, तो टू स्टेज ट्रेंडिंग वहाँ पे आप करते हैं। तीसरा जो है वो ऑप्शन के बाद हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है दैट इज RFQ प्रोसेस। RFQ क्या है? RFQ को आप कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो RFQ का प्रोसेस होता है। रिक्वेस्ट फॉर कोट आपको जो है वो RFQ आता है क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट हो रही होती है वो ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं हो रही होती है, नॉर्मल लेवल की प्रोक्योरमेंट हो रही होती है। तो फिर जो स्टेज 3 के ऊपर आपने परचेज रिक्वेस्ट दी हुई होती है, तो एम्प्लॉय ने ऑलरेडी वेंडर्स को शॉर्ट लिस्ट किया हुआ होता है कि ये पोटेंशियल वेंडर्स हैं जिनसे जो मेरी रिक्वायरमेंट की चीज़ है वो मुझे मिल सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उन्हीं वेंडर्स को जो है इनवाइट करता है और उनको RFQ भेज देता है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। वो रिक्वेस्ट करता है, कंपनी रिक्वेस्ट करती है वेंडर को कि आप अपनी कोटेशन हमें सबमिट करें और हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे, तो जो मार्केट में जो वेंडर्स अवेलेबल होंगे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो फिर कंपनी क्या करेगी कि उनको RFQ भेजेगी, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजेगी कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो आप हमें इसकी कोटेशन भेज दीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस यूज होता है वो RFQ प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो लास्ट जो सबसे स्टेज है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यानी कि प्रपोजल कॉल करने की, वो है सिंगल सोर्स परचेजिंग। अब सिंगल सोर्स परचेजिंग क्या है कि मार्केट में कोई और कंपिटिटिव वेंडर ही अवेलेबल नहीं है, कि अगर आप जो है वो कोई चीज़ ऐसी परचेज करने के लिए जा रहे हैं कि सिर्फ उसका सोल वेंडर है और उसके अलावा कोई और वेंडर अवेलेबल नहीं है, अकेले राइट्स उस वेंडर के पास है, तो फिर आपको किसी भी कंपिटिटिव कोर्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंडरिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग, टू स्टेज टेंडरिंग, RFQ प्रोसेस से भी गुजरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली उस वेंडर को कॉल करेंगे और उसको इन्वॉल्व कर लेंगे परचेज करने के लिए। गो कि ये काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस होता है, मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि सिंगल सोर्स जो है वो प्रोक्योरमेंट को जस्टिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये वेंडर क्यों अकेला है और ये प्रोडक्ट किसी और वेंडर के पास अवेलेबल क्यों नहीं है। तो ये आपकी परचेजिंग के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। तो इसके लिए फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट करने के लिए। तो इसीलिए कंपनी ज़्यादातर कोशिश ये करती हैं कि कम्पिटिटिव कोर्स जो है वो उनको अवेलेबल हो जाए और वो फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोक्योरमेंट कर लें। उसके बाद जो स्टेप 5 है, स्टेप 5 क्या है जी, कि कोड कंपैरिजन है। अब ये टेक्निकल जो है वो स्टेप है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो वेंडर्स होते हैं वो आपको जो आपको चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर आपको कोटेशंस अपनी सबमिट कर चुके होते हैं, बिडिंग कर चुके होते हैं। अगर आपने टेंडर दिया तो टेंडर के ऊपर जाहिर सी बात है वो बिडिंग होगी, अपने वो सबमिट आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। तो अब आपने क्या करना है कि आपने जो कोड कंपैरिजन करना है, आपने क्या करना है कि जो सबसे बेस्ट जो कोटेशंस आपको मिल रही होंगी, आपने उन जो है वो प्रपोजल्स को आपस में कंपैरिजन करना है। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो 3 कम्पिटिटिव कोड्स होने चाहिए, मिनिमम 3 कोड्स होने चाहिए आपके पास। उन 3 कोटेशंस को आपने कंपैरिजन करना है। उन 3 कोटेशंस के जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 3 जो कोटेशंस हैं या प्रपोजल्स हैं उनको कंपैरिजन में आप क्वालिटी देखेंगे कि तीनों वेंडर्स आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, तीनों की प्राइसिंग क्या है, तीनों आपको जो प्राइस जो ऑफर कर रहे हैं तीनों में सबसे अच्छी प्राइस कौन ऑफर कर रहा है, सबसे अच्छी वारंटी या आपको जो क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विसेज है वो कौन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने के बाद आप जो है वो कम्पिटिटिव जो आपकी जो कोटेशन होती है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। जो सबसे अच्छी कोटेशन आपको वेंडर्स के अंदर से मिलती है देन आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं अवार्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, या आप उसको अवार्ड करने के लिए उसको परचेज करने के लिए आप उस वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब 3 जो आपकी ये कम्पिटिटिव कोटेशंस आपके पास आ जाती हैं और आप उन 3 कोटेशंस के अंदर से एक फाइनल वेंडर आप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका नेक्स्ट यानी कि स्टेप नंबर
6 इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये जो स्टेप है, यहां से आपका जो एक्चुअल जो प्रिक्योरमेंट है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। इससे पहले आपने जितनी भी जो वर्किंग की थी वो इंटरनल आपकी वर्किंग थी, आपने वेंडर को इन्वॉल्व किया, कोटेशन को आपने इन्वॉल्व किया, अभी तक आपका कोई कहीं पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इनफैक्ट की जो स्टेज नंबर 6 है इसमें भी अभी आपका कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि जो वेंडर हमने सेलेक्ट किया है उस वेंडर को हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, या उस वेंडर को हमने ऑर्डर करना है उस प्रोडक्ट के लिए जो हमें परचेज रिक्विजिशन के थ्रू हमें एम्प्लॉय की तरफ से आई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 6 के ऊपर परचेज ऑर्डर इशू करेंगे वेंडर को। परचेज ऑर्डर क्या है कि परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो बायर इशू करता है सेलर को। ठीक है जी, बायर इशू करता है सेलर को और उसके ऊपर वो अपनी कमिटमेंट दे देता है कि आप हमें प्रोडक्ट्स डिलीवर करें और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करें, और उसके बदले में हम आपको जो भी टर्म्स हमारी एग्रीड हैं उस पर हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब जो परचेज ऑर्डर है इसकी बाकायदा लीगल प्रोटेक्शन होती है दोनों पार्टीज को, बायर को भी और सेलर को भी। दोनों लीगली जो है परचेज ऑर्डर के ऊपर जो है वो लीगली बाउंड हो जाते हैं। किस तरह बाउंड हो जाते हैं कि एक किस्म का जो परचेज ऑर्डर है ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, किसके दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान। अगर जो बायर है वो इन केस किसी भी स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने के बाद पेमेंट देने से इनकार कर देता है, पेमेंट करने से किसी भी तरह से रिफ्यूज कर देता है, तो जो सेलर है वो लीगली फिर भी प्रोटेक्ट है, वो उसके पास एक लीगली प्रोटेक्शन हासिल है कि वो परचेज ऑर्डर की बेस के ऊपर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बायर के अगेंस्ट जो है वो केस कर सकता है। तो जो परचेज ऑर्डर है ये एक प्रॉपर वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह पे जाए ये एक कॉन्ट्रैक्ट की इसको जो है वो प्रोटेक्शन हासिल होती है। तो इसलिए दोनों तरह से ये जो है बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। अब लीगली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने की शर्त जो है वो ये है कि जो बायर ने परचेज ऑर्डर इशू किया सेलर को, तो जब तक सेलर उसको फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं उसकी देगा, उसकी कंफर्मेशन नहीं देगा कि ठीक है जो परचेज ऑर्डर है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है आपका, उस वक्त तक ये लीगल बाइंडिंग के अंदर नहीं आएगा। परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे ही वेंडर उसकी फॉर्मल एक्सेप्टेंस देगा और बायर के पास उसका एक्सेप्टेंस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर ये एक किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब जब ये परचेज ऑर्डर साइन हो गया, परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया, तो अब सेलर जो है वो बाउंड है इस चीज के ऊपर, उन टर्म्स के ऊपर बायर को वो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो परचेज ऑर्डर के ऊपर मेंशन है। जब परचेज ऑर्डर साइन हो गया, लीगली बाइंडिंग के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, और उस स्टेज के ऊपर क्या होगा कि जो आपका वेंडर है वो आपको प्रोडक्ट या आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा जो आपने परचेज ऑर्डर के थ्रू उसके रिक्वेस्ट की थी। अब वो आपको क्या करेगा कि वो आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देगा या आपको जो जो सर्विसेज थी वो आपको डिलीवर कर देगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वेंडर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स आपके डोर स्टेप पे आपको जो है वो दे देगा, और आपने क्या करना है कि आपने उस प्रोडक्ट को रिसीव करना है, और वेंडर जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट साथ भेजेगा जिसको कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN। ठीक है, अब GRN क्या है, वो परचेज ऑर्डर के साथ एक अगला डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि आपने परचेज ऑर्डर वेंडर को दिया था, वेंडर ने उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। जब वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो फिर वेंडर आपसे GRN साइन करवाएगा, गुड्स रिसीट नोट साइन करवाएगा, जिसमें आप यानी कि बायर इस बात पे कंफर्मेशन देगा वेंडर को कि मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की थी या जो मैंने सर्विसेज ऑर्डर की थी वो मुझे रिसीव हो गई हैं। जब परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीट नोट दोनों हो जाएंगे तो फिर वेंडर क्या करेगा कि आपको अपना बिल सबमिट करेगा, यानी कि आपको अपनी इनवॉइस देगा। अब ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी भी हो सकती है कि जैसे ही आपको प्रोडक्ट आपके पास आई है या सर्विसेज आपको दिए तो वेंडर आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी, GRN की कॉपी और साथ ही अपना बिल आपको रिसीव करवा के चला जाएगा। ये स्टेप भी हो सकता है, या फिर ये स्टेप भी हो सकता है कि वेंडर सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करे और आपसे GRN
जो है वो रिसीव करवा के चला जाए, और जब आप उसको एक्नॉलेजमेंट दे दें कि ठीक है हम आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, हम आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो फिर आपको वेंडर सेकंड फेज में जाके आपको अपना बिल या इनवॉइस रिसीव करवा दे। तो यहाँ पे जब आपका प्रोक्योरमेंट का जो इनिशियल प्रोसेस है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, आपको परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आपको सर्विसेज और आपको सप्लाईज रिसीव हो जाएंगी, तो फिर आप जो बायर है उसके ऊपर सारी की सारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अब उसने पेमेंट करनी है उन गुड्स या सर्विसेज की जो उसने परचेज ऑर्डर के थ्रू परचेज की है वेंडर से, क्योंकि वेंडर ने अपने एंड का पार्ट कंप्लीट कर दिया है, उसने आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर दी हैं, उसने आपको तमाम सर्विसेज डिलीवर कर दी हैं। तो अब आपने जो भी प्रोसीजर है पेमेंट का, आपने उसको पेमेंट करनी है। उसके जो भी आपका इंटरनल प्रोसीजर है पेमेंट का, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट क्लियर करेगा, और जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट क्लियर करेगा तो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करेंगे तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर से भी हमें इस प्रोसेस के अंदर से गुजरना होगा। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको ये बात समझने में काफ़ी आसानी से ये बात समझ आ गई होगी कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होता है और हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को किस तरह फॉलो करना होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कम्युनिटी के अंदर, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह नेगेबान।